बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डू अक्टूबर नवंबर नवंबर 24 पेपर 2 वेरिएंट 2 ओ लेवल फिजिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, हम उल्टा ट्यूबलाइट बंद कर दें, दरवाजा खुला रहने दें, अब वो भी क्लियर नजर आ जाएगा बस। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग। ठीक है। अच्छा जी, उल्टा चल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज तो हम उल्टा ही चलते हैं। और माय फेवरेट विल बी द इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस, राइट। अच्छा जी, द अर्थ हैज अ रेडियस 6.410 is power 6 meter and rotates in axis once in every 24 hours. Shows that is earth rotates, ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, moves in circular, और ये थोड़ा टिल्ट है। कितने एंगल टिल्ट होता है वैसे? 23.5 डिग्री, राइट। अच्छा जी, पहला पार्ट है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द एज इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। देखो बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इक्वेटर पर है, मींस वो यहां है। जब अर्थ एक राउंड कंप्लीट करेगी, वो भी एक कंप्लीट राउंड करेगा, तो एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है। और तो फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन एक कंप्लीट राउंड में जो डिस्टेंस होता है वो 2 पाई आर होगा। और पूरे राउंड के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो बेटा उसने मीटर्स पर सेकंड में, तो देखिए ऊपर वैल्यू दी है ना उसने, आर की, रेडियस ऑफ अर्थ की कितनी दी है? 6.4 10 raised to power 6 मीटर्स। और टाइम उसने दिया है 24 आवर्स। तो कितने सेकंड होंगे बेटा? ईच आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो यू कैन सोल्व इट, राइट। कितना? थाउजेंड्स में आना है मेरे ख्याल में आंसर। चलें, कितना है ये आप बस सोल्व कर लीजिए खुद ही कैलकुलेटर से। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड अराउंड द एक्सियल रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। देखो बेटा, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, तो मतलब इक्वेटर से दूर जाएंगे तो हमारे जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? सर्कल का कम है। एक साइड ड्रॉ करो, ये सर्कल छोटे होते जाएंगे, सर्कल छोटे होते जाएंगे, राइट। तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब स्पीड उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कम। लाइक अभी आप कंसीडर करें कि ये अगर अर्थ है, तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ के इक्वेटर पर है वो इतना सर्कल मूव घूमेगा, जो उससे ऊपर है वो उसका सर्कल, जो उससे ऊपर है उसका सर्कल और छोटा, तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ठीक है। तो क्यों स्पीड डिक्रीज हो रही है? कि डिस्टेंस कवर्ड इज डिक्रीज एज वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर इन द सेम टाइम, राइट बेटा जी। ओके। The earth moves around the sun because a force acts on the earth. State what provides this force. Beta, the gravitational pull of the sun, and that acts like a centripetal force which makes a move around on a circular path. अच्छा, यहाँ 2 मार्क्स की क्या रीजन है? एक मिनट है जरा, मैं बच्चे को क्लास में एंटर कर लें। 2 मार्क्स वाली क्या बात है? अर्थ मूव्स बिकॉज फोर्स एक्ट्स ऑन द अर्थ। व्हाट प्रोवाइड्स दिस फोर्स? देखो बेटा, है तो आंसर यही, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन। ठीक है।
और एक ये 2 मार्क्स के इसमें क्या हो सकती लॉजिक, एक तो कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाता, दोनों लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ सन एंड द अर्थ, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका आंसर इज सिंपल दिस, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा वैसे 2 मार्क्स के लिए। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एलिप्स, यानी कंप्लीटली राउंड नहीं। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द अर्थ एज इट मूव्स इन एन एलिप्टिकल पाथ। तो एलिप्टिकल ये होता है कि अगर सन ये है तो कहीं वो क्लोज हो जाती, कहीं तो जैसे वो एलिप्टिकल पाथ में लेट्स से ये अर्थ है, सन के करीब आती है तो फोर्स इंक्रीज होती है और स्पीड भी इंक्रीज होती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ऑपोजिट। और जब ये दूर हो रहा होगा मूव, तो फोर्स डिक्रीज होती है, स्पीड भी डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, राइट। तो दिस इज के ऑन दिस एलिप्टिकल पाथ, मतलब सन सेंटर पे नहीं है एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या बनेगा? एलिप्स नहीं है, एलिप्टिकल है। हाँ तो एलिप्स है ना, एलिप्स का मतलब कंप्लीटली सर्कल नहीं है, राउंड नहीं है। आप इधर ही आ जाओ, ठीक है। तो कहीं वो करीब है सन के, कहीं वो दूर जा रहा है, सन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो जो व्हेन द अर्थ इज गेटिंग क्लोजर टू द सन ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट, द फोर्स बिटवीन दिस फोर्स विल बी इंक्रीजिंग, एंड व्हेन इट विल बी मूविंग क्लोजेस्ट होगा उस पर फोर्स मैक्सिमम होगी, यहाँ क्लोजेस्ट होता है, सन सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है। एग्जैक्टली सेंटर यहाँ पर है जहां मेरा इस वक्त कर्सर नजर आ रहा है, तो ये उससे थोड़ा हटकर होता है। अच्छा, और when it is moving further away from the sun, the force will be decreasing. Explain why the earth travels the slowest when it is furthest distance. बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितनी ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा होती है ना, उतनी स्पीड ज्यादा होती है। तो जब वो फर्दस्ट अवे होगा, यानी सबसे दूर होगा, एट दैट पॉइंट उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे कम होगा, इट विल बी स्लो, राइट। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये कह सकते हैं कि स्लोस्ट होने की रीजन क्या है, क्योंकि काइनेटिक और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दे कन्वर्ट इनटू ईच अदर, इंटर कन्वर्ट होते हैं ना बेटा, राइट। सो व्हाट कुड बी द आंसर, कि जब वो फर्दस्ट होती है, एट दैट पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और जहां ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। एक तो ये आंसर हो सकता है, और एक ये कि जब वो फर्दस्ट होएगा तो वहां पर ग्रेविटेशन की जो फोर्स होती है वो मिनिमम हो जाती है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट जितना ज्यादा होता है तो वहां मिनिमम ग्रेविटी होती है। तो दैट इज वाई स्पीड, जो जितनी ग्रेविटी कम होगी स्पीड भी उतनी कम, मिनिमम स्पीड होगी, राइट। ऊपर वाले आंसर को प्रेफर करें आप, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया डन, हम उल्टा चल रहे हैं। किसी और का कोई फेवरेट क्वेश्चन है तो वो बोल सकता है। अब इसमें हाफ लाइफ आएगा, दैट विल बी अ गुड वन। कहते हैं आइसोटोप थोरियम डिकेज बाय अल्फा पार्टिकल, कॉम्पोजिशन, एक अल्फा पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। और बेटा, अल्फा पार्टिकल के निकलने से क्या होता है? अल्फा पार्टिकल के निकलने से किसी भी न्यूक्लियस में से मास नंबर 4 माइनस हो जाता है, प्रोटॉन नंबर 2, क्योंकि अल्फा होता है 4 और 2। अच्छा, कोई इस तरह भी लिखते हैं, 1 मार्क में नंबर दे सकते हैं, लेकिन मकसद ये है प्रॉपर, मतलब इसका भी यही बन रहा है वैसे, कि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, राइट। से द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट इज आइडेंटिकल composition टू अल्फा, अल्फा पार्टिकल के क्लोजेस्ट क्या होता है? हीलियम। जिसने भी बोला है सही आंसर नहीं, न्यूक्लियस बोलना है, हीलियम का एटम भी तो हो सकता है, हीलियम न्यूक्लियस,
लेकिन ये हमारे स्कूल के एग्जाम में भी आया हुआ था, जो रिसेंटली मैंने दिया है पेपर बच्चों से। द अल्फा पार्टिकल डिकेज ऑफ थोरियम प्रोड्यूसेस रेडियम। तो पहले वो देख लेते हैं। थोरियम क्या था? 23090। तो बेटा थोरियम था, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं 23090, और ये अल्फा पार्टिकल डिके कर रहा है यानी 42। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अल्फा के निकलने से वो जो रेडियम जो भी है, मुझे सिंबल नहीं आता, मैं आर ए लिख रहा हूँ, तो पूछेगा नहीं। ऊपर से 4 माइनस हो जाता है 226, और नीचे से 2 माइनस हो जाता है। यही लिखा है ना मेरे ऊपर। ये मैंने आपको रिपीट करवाने के लिए किया, ये याद होनी चाहिए चीजें। तो पेपर पे सारा कुछ मेरे पे ना डाल दो तुम लोग, खुद भी कुछ याद करके आया करो आप लोग। तो देखो बेटा जी, सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो वो कह रहा है रेडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? वो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दें। मुझे तो डायरेक्ट आंसर जटे हुए हैं कि मैंने रिसेंटली पढ़ा, पेपर चेक किए हैं, वो इतने ज्यादा बच्चों के। तो आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ आइसोटोप ऑफ रेडियम। तो इलेक्ट्रॉन उतनी होते जितने प्रोटॉन है, तो ये नीचे वाला नंबर प्रोटॉन नंबर ही तो होता है 88। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो मेरे मतलब क्या है। देखो, अगर पूरे क्वेश्चन में एक पार्ट करवाना था ना, इस पूरे क्वेश्चन में वो ये था। इसका मतलब हर क्वेश्चन में एक आधा पार्ट है जो ग्रेड में डिफरेंस लाता है बच्चों को। ये पार्ट और ये बी पार्ट, ये दो पूरे क्वेश्चन में लिटरली, इनके बाद मैं कहूंगा कोई खास चीज है ही नहीं। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ कहने का मकसद है, आप अगर पेपर करो ना, तो सही डिस्कस करने वाले पार्ट 7 to 8 होंगे। चलो 10 ले लो, जो ग्रेड में डिफरेंस लाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप वो मुझसे पूछेंगे अगर आप पेपर करके आएंगे तो। यहाँ तो उल्टा है कि सारा टीचर के ऊपर ही डाल दिया जाता है। अच्छा देखिए, कह रहे हाफ लाइफ ऑफ थोरियम इज दिस, रेडिएटिव सैंपल कंटेन्स इतने थोरियम के एटम्स, और कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम, कितना टाइम लगेगा कि वो एटम यहां से इतने हो जाए। तो हाफ लाइफ में क्या होता है? हर मर्तबा पहले से हाफ। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो कैसे? भाई, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा ये। फिर इसको एक मर्तबा 2 से डिवाइड करें। अच्छा, 2 से क्यों डिवाइड करें? हाफ लाइफ में क्या होता है हाफ करना? 2 से डिवाइड करना। तो 1.8 10 रेज़ टू पावर, इसको एक मर्तबा और हाफ करें तो आ जाएगा 9 10 रेज़ टू पावर 15। टीचर की कैलकुलेशन थोड़ी तेज होती है। कितनी मर्तबा हाफ किया? तो हाफ एक हाफ लाइफ में होता है ना, तो इसका मतलब 2 मार्क्स तो यहां मिलेंगे कि दे विल बी 3 हाफ लाइफ। और ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट बेटा, आप इसको 10 रेज़ टू पावर, जो पहले बताया ये आसान था, इसको इस पर डिवाइड करोगे तो ये 1/8 आंसर आएगा, यानी 8। तो हर हाफ लाइफ में 1 से वो पहले हाफ होता है, फिर 1/4, और 1/8 तो कब होगा? जब 3 हाफ लाइफ होंगी, तो 3 हाफ लाइफ। तो टाइम टोटल कितना? एक हाफ लाइफ का इतना टाइम है, तो 3 हाफ लाइफ का टोटल टाइम क्या होगा? तो 2 to 5 रटे हुए हैं टीचर को, चेक कितनी मर्तबा किया है, राइट? कर लोगे आप लोग। हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट। अब वो कहता है कि गैमा रे रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, गैमा रे किसी भी फील्ड में मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी गैमा रे सीधी चली जाएंगी। तो आंसर यानी इस पूरे क्वेश्चन में क्या था? दो मेन पार्ट, बी और सी थी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7। Question 7. The frequency of an alternating current is 50 hertz. Maximum voltage 300 है। Sketch a graph. यहाँ तो टाइम है, ऊपर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो क्या मतलब? तो टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी बेटा। तो 1/50 होगा 0.02। तो यहाँ दिया हुआ है, यानी इसमें एक वेव कंप्लीट होगी। तो ये 0.01 तक हाफ वेव आएगी ना फिर।
है ना, और कितनी मैक्सिमम है 300 ही दी है ना। तो बेटा ये होगा, ये हाफ वेव होगी, ये एक और हाफ वेव। इस तरह यू विल कीप डूइंग, राइट, ठीक हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, कोई खास चीज नहीं थी इस क्वेश्चन में, भी तो खास नहीं आया। शो द मेन पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल्स, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को कहते हैं एनपी। तो फिर सेकेंडरी के भी पूछेगा मेरे ख्याल में, एनएस होंगे। अच्छा जी, मेन सप्लाई, द कोर वाज मेड फ्रॉम आयरन, सूटेबल क्यों है बेटा, इसमें इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, ये इतनी मरतबा आया है। और इसके अलावा जो असल मकसद है यहाँ, जो वैसे सही मैं बताऊं कि यहाँ क्यों यूज होता है, कि आयरन ना मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर कैरी कर लेता है। जब ये मैग्नेट बनेगा, इसका इफेक्ट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर चारों तरफ। लेकिन आयरन की वजह से वो सारा इफेक्ट अंदर रहेगा और इधर पहुंचेगा। तो इट कैरीज मैग्नेटिक लाइंस एंड increases the magnetic flux reaching through secondary coil। थोड़ी वर्ड्स कम लिखने के, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा कि सारा इफेक्ट इधर जाएगा। जैसे ये आयरन ऐसे, जैसे वो बच्चे नहीं करते क्लास में, एसी का रुख अपनी तरफ कर ले, ब्लेड को कर लेते हैं, कूलिंग उनकी तरफ आती है, आयरन यही काम करता है। ये सब चीजें डिटेल में पड़ी हुई। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, 3 मार्क्स हैं बेटा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर, कि आप ऑल्टरनेटिंग, आप दे रहे हो प्राइमरी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट, जब करंट बनेगा ये मैग्नेट बनेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और आप दे रहे हो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सिंबल ऑल्टरनेटिंग करंट का है, चेंज होता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है इफेक्ट फ्लक्स, फ्लक्स भी चेंज होगा। और वो फ्लक्स यहां तक पहुंच रहा है आयरन कोर के थ्रू, तो इसमें पहुंचने वाला फ्लक्स चेंज होगा। और किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो, उसके ईएमएफ। अब 3 मार्क्स हैं। हाउ वुड बी स्टार्ट, पहले से कि ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर आप अपने वो नोट्स देखो, अभी मैं नोट्स ओपन करूं, उसमें प्रिंसिपल यही लिखा हुआ है। चलो मैं वो दिखाता हूं आप, मुझे वो भी साथ में ओपन कर लेना चाहिए जब भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ नोट्स में, कि ये चीजें हमने पढ़ी, वो बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। करना नेक्स्ट। अब हमारी कल क्लास नहीं होगी, हमारी सैटरडे को क्लास होगी, और सैटरडे में मे बी संडे को भी क्लास हो। हाँ जी, तो ये देखेंगे बेटा कि आपको एज इट इज वही वर्ड्स मिलेंगे जो मैं बोला था, कि ऑल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, और उससे क्या होगा, जो फ्लक्स इंड्यूस हो गई, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल कॉजेज द ईएमएफ टू बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। राइट बेटा जी, क्लियर। तो दिखाने का मकसद ये है कि ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहे। अच्छा, वैसे मैंने क्लास के स्टार्ट में पूछना था, कल वाले P1 में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो, चलें नेक्स्ट टाइम फिर देख लीजिएगा। राइट, कल क्लास नहीं होगी, लेकिन कल कब मैं पेपर भेजूंगा, क्लास नहीं होगी लेकिन मैं पेपर भी भेजूंगा कल भी, ताकि सैटरडे को थोड़ा ज्यादा बड़ी क्लास हो जाए हमारी। राइट, P4, ठीक है, ओके। तो आगे देखेंगे, there are 60 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, तो प्राइमरी पे तो ज्यादा थे मेरे ख्याल में, है ना, उसने थे 750 प्राइमरी पर, ये नोट कीजिएगा। जैसे मैं नोट कर रहा होता ना इंपॉर्टेंट चीजों को, साथ साथ आप भी बेटा अंडरलाइन करती जाया करें। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी के वोल्टेज गिवन है कहीं पर, 300 वोल्ट यहाँ बताए, कहाँ शुरू में बताएं, ठीक है, यहाँ बताएं। तो प्राइमरी कॉइल मेन पावर सप्लाई बताया ना उसने, तो वही कनेक्ट हमने आगे ट्रांसफार्मर से कर, यानी ये 300 वोल्ट आ रहे हैं।
तो जो 300 वोल्ट है वो इसके वोल्टेज है, वो वीपी प्राइमरी के वोल्टेज, सेकेंडरी के वोल्टेज जो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, ये इसने मैक्सिमम वैल्यू के लिए परेशान नहीं होना। क्या फॉर्मूला है? एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी, जिसके नंबर टर्म्स ऊपर है उसी के वोल्टेज भी ऊपर, जिसके नंबर टर्म्स नीचे हैं। अच्छा, यहाँ वर्ड मैक्सिमम से आपको मैंने अभी कहा है कि आपने परेशान नहीं होना। उसकी रीजन पता क्या है? यही मैं बताने लगा था। ये फॉर्मूला यूज होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल कहते हैं 100% एफिशिएंट। तो 100% बताएगा ही जितना मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें कोई लॉस मिनिमम नहीं पूछेगा आप। राइट, क्लियर? ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। नोट्स के लिए, नोट्स में मेंशन भी होगा शायद कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला है, स्टेप अप स्टेप डाउन फॉर आइडियल। लिखा नहीं हुआ मैंने, ये नोट कर लें आप। क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर? कहीं मेंशन होना चाहिए स्टेप अप नोट्स में। नहीं बेटा, ये आइडियल के लिए लिखें। ये जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जिसमें कोई पावर लॉस नहीं होता। राइट बेटा जी? अच्छा जी, अब इधर कमिंग टू दिस पॉइंट, तो एनएस वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंडरी के 60 है, प्राइमरी के 750 है। सेकेंडरी के वोल्टेज फाइंड करने हैं और प्राइमरी के वोल्टेज 300 है। तो आगे यू कैन सोल्व इट। ये कम आएगी वैल्यू बहुत। ठीक है, 24 वोल्ट। ओके, नाउ देखो इस क्वेश्चन में कोई खास बात। भाई अगर पूरे पेपर में अभी तक देखो तो मेरा फेवरेट पार्ट है वो ये सी वाला है, बी थोड़ा सा था, और कोई अभी तक नहीं है। आगे देखते हैं कि कोई क्वेश्चन में आएगा पार्ट। जी, शोज द सर्किट सिंबल। मैं एक प्रेशर वाला करवाना चाहूंगा, पहले मैं ये क्वेश्चन 6 करवाऊं फिर देखिए कहते हैं बाय रेफरिंग एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाएगा तो ये मैग्नेट, ये क्या है, रिले मैग्नेटाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा और ये इस स्विच को अटैच करके सर्किट कंप्लीट कर देगा। राइट। अच्छा, री रिले आगे यूज किया गया है। ये सिंबल हीटर की है। आज ए लेवल के पेपर में से सिंबल ड्रॉ की हुई थी, पूछा था ये क्या है। तो ए लेवल में भी पूछता है, आपको भी सिंबल्स आनी चाहिए। राइट। स्विच एस इज क्लोज। क्लोज का मतलब स्विच को ऑन करना। द वेरिएबल रेजिस्टेंस रजिस्टेंस सो दैट रेजिस्टेंस अक्रॉस फ्रॉम जीरो, जीरो से ऊपर है। shows how the power transferred in the 40 volt heater varies। पावर पहले कांस्टेंट रह रही है, फिर यहां आकर एकदम जीरो हो गई है। द ग्राफ शो द शार्प डिक्रीज व्हेन द रेजिस्टेंस रीचेस आर एच। अच्छा, एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस ग्राफ। इसका मतलब कि पहले रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम जीरो, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के इंक्रीज से पावर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर आर from 0 to a value of RH, the power is constant at 40 watts, right? और आगे जाकर क्या हुआ? At R is equal to RH, immediately power decreases from 40 to 0 वोल्ट। और एक छोटी सी बात नोट करनी है, ये आप नोट करें, ये थोड़ी सी लाइन बोल्ड है यहां पर। इसका मतलब आगे वो रिमेन्स एट जीरो। यानी यहां तक कह के आंसर कंप्लीट। ये 3 मार्क्स, यहाँ 3 पार्ट्स हैं। क्या है ग्राफ के 3 पार्ट? एक ये है,
एक ये है और एक ये भी है बेटा, एंड फॉर ऑल, फॉर आर ग्रेटर देन आर एच, इक्वल भी, उसके इक्वल से भी पावर इज कॉन्स्टेंटली जीरो। ठीक है बेटा, इसमें आपसे कोई साइंटिफिक चीज, बस ग्राफ को आपने ग्राफ को बताया, कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा। द 40 watt हीटर कनेक्ट्स टू द 12 वोल्ट सप्लाई, ये पावर दिया है, ये बी दे दिया है, टाइम दे दिया है, एनर्जी ट्रांसफर बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी में बार बार बताया, और एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, तो यानी वी आई इंटू टी। तो वी गिवन, अच्छा वी आई तो दी नहीं हुई, इसलिए पावर दी हुई सब, और टाइम दिया हुआ है, तो पावर इंटू टाइम, हमने ऐसे थोड़ा आगे का सोच लिया। वी दिया हुआ, आई नहीं दिया हुआ ना, तो पावर इंटू टाइम, तो पावर दिया हुआ है 40, और टाइम हमने कहीं भी मिनट में नहीं रखना होता, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 4800, डू नॉट फॉरगेट द यूनिट। अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन हमें आदत रहनी चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर बताएं, तो अब हमने एनर्जी भी फाइंड कर ली है, पावर भी गिवन है, तो पावर के फॉर्मूलाज को देख लें, करंट हमें नहीं पता, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है पी आई आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यानी सब फॉर्मूलाज के साथ हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, वी आई के साथ वी आई टी हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, वो एनर्जी के फॉर्मूलाज आ जाएंगे, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, मल्टीप्लाई ऊपर ही आएगा। तो हमें क्या पता है, एनर्जी पता है, पावर भी पता है, हमें वी पता है यहां, और आर फाइंड करना है, तो वी और आर वाला फॉर्मूला तो हम दो मेथड से कर सकते हैं, ये भी और ये भी, ऊपर वाला पावर का है और नीचे वाला एनर्जी का है, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एनर्जी की जगह ये वैल्यू रखेंगे, पावर वाला फॉर्मूला क्या है तो पावर ये है, आंसर दोनों का सेम है, चॉइस इज योर्स। मैं कम वर्किंग वाले को प्रेफर करूंगा जिसमें कम वैल्यूज लिखी हुई है, पावर गिवन है ना 40 और वोल्टेज 12 स्क्वायर है, फॉर्मूला याद होने चाहिए आर, तो रीअरेंज कर लें, रीअरेंज यही कर लेना चाहिए वैसे जब फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, वो ज्यादा आसान होता है, सोल्व कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। 3.6 एक बच्चा बता रहा है, सीम्स टू बी करेक्ट। इसमें भी कोई खास, ये इसमें फॉर्मूला था, लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए तो बहुत नहीं था, अभी तक सिर्फ एक पार्ट आया। अच्छा एक क्वेश्चन मैं प्रेशर वाला कह रहा था, मैं चाह रहा हूं मैं पहले वो खुद करवाऊं आपको, अगर वो ये नहीं, ये भी नहीं है, नहीं वो कोई और पेपर हो, आईजीसीएसई का हो सकता पेपर हो, ये वाला क्वेश्चन, लेट मी डू दिस फॉर यू। अ ग्लास बीकर, ये हटके है, रूटीन से हटके है क्वेश्चन, कहते हैं ग्लास बीकर ऑफ मास m इज एट रेस्ट on a horizontal surface. The base of beaker is a circle of radius r. Beaker exerts a pressure on the horizontal surface. Determine the expression for pressure in terms of gravitation field mg and r. बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेसिक वही, फोर्स ओवर एरिया। एरिया कौन सा होता है, एरिया इन कॉन्टैक्ट। अच्छा फोर्स क्या होगी, प्रेशर, जैसे मैं सोफे पे बैठता हूं तो मेरे बैठने से सोफे का जो फोम है वो प्रेस हो जाता है, तो मैं जोर लगा रहा हूं, नहीं मेरा वेट वो फोर्स बन जाएगा, तो बेटा वो जो फोर्स है वो वेट होगा लिक्विड का, और वेट का फॉर्मूला क्या होगा mg, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसने क्या कि बेस इज एरिया इन कॉन्टेक्ट, बेस है ना कॉन्टेक्ट में, वो सर्कल है, तो हमने एरिया का फॉर्मूला सर्कल वाला लगाया पाई आर स्क्वायर। वो तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, एच वेट खाली mg होता है यार, ठीक है। shows beaker being this container. Initially, the beaker is empty. At time zero, tap is opened and liquid flows slowly into beaker at constant rate. Liquid stores flowing.
into beaker at time t, क्या होगा? कह रहा है कि प्रेशर का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें। क्या होगा बेटा? जो जो लिक्विड ऐड होगा प्रेशर ज्यादा होगा, और कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है? इंक्रीज होने का मतलब ऊपर जाना, तो ऊपर तो कर्व में जा सकता है ना, लाइन में भी जा सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट रेट पे कह रहा है तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये पहला पॉइंट कि जब वो स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी खाली बीकर का भी तो प्रेशर है ना, वो जीरो से स्टार्ट। बस ये पॉइंट ये जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैंने करवाया, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू, तो यहां तक वो विल इंक्रीज। स्ट्रेट लाइन क्यों इंक्रीज करेगा? और फिर उसके बाद वो बंद हो गया ना एट टाइम टी पर, तो फिर विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? तुम्हारे पर खाली बैग का वेट नहीं होता, खाली गिलास का नहीं होता, खाली गाड़ी का वेट नहीं होता। नहीं, एटमोस्फेरिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटमोस्फेयर ऊपर से भी ऐड कर रहा है और नीचे से भी, वो कैंसिल हो, उसका वेट है। देखो ऊपर आपने फॉर्मूला किसका लगाया? ऊपर आपने प्रेशर में किसका लगाया? उस बीकर का वेट ही लगाया ना, उसी के लिए तो फॉर्मूला बनाया था ऊपर बीकर के प्रेशर के लिए। प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लैक बीकर, राइट? क्लियर बेटा जी? बीकर एक्सर्ट्स अ प्रेशर, वो खुद जो कह रहा है, राइट बेटा जी? और मैंने इसी पार्ट के लिए किया। अच्छा, जब मैं स्कूल में करवा रहा था तो मैंने ना ये जीरो से स्टार्ट कर दिया, जल्दी से मैंने भी नहीं पढ़ा, फिर बच्चे ने मेरी क्वेश्चन, और इस वजह से ही मैंने आपको करवाया कि ये जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मैंने भी जल्दी में ये चीज नहीं देखी, मैंने प्रेशर को यहां से स्टार्ट कर दिया, तो फिर बच्चे ने मेरी तवज्जो दिलाई उसने, ठीक है, कि लिक्विड से पहले बीकर का भी तो प्रेशर है, राइट बेटा जी? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई है तो वो करते हैं पहले। लेंसेज बच्चों का फेवरेट होता है, इसको कर लेते हैं। Some glass lenses are converging and others are diverging. Describe, draw the cross section near diverging. बेटा, जो डाइवर्जिंग होता है वो दरमियान से पतला होता है और साइड पे मोटा होता है। कन्वर्जिंग जो उनसे होते हैं वो दरमियान से थिकर होते हैं, मोटे होते हैं, साइडों पे पतले होते हैं, राइट? Shows cross section area of a converging lens. The principal axis and two focus are given. ठीक हो गया? A student places an object of 2.1 centimeter at a distance of 3 centimeter from the center of the lens. तो उसने वो नहीं दिखाया हुआ, ये हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर से बताया भी हुआ, 1 2, और एक आप गौर करें कि ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना, इसमें 5 छोटे बॉक्सेस हैं, तो 1 सेंटीमीटर को 5 पे डिवाइड करें तो हर छोटे बॉक्स की वैल्यू 0.2 है, तो 2.1 यहां आएगा, ठीक है? अच्छा ठहरो एक मिनट, मैं कुछ 2 पॉइंट उसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट इज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सॉरी, चलो ऑब्जेक्ट जो सा है वो ये 3 सेंटीमीटर पर है, उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 1 2 एंड हाफ, राइट बेटा जी? ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी 2.1, वो 2.1 मैं यहां से समझ रहा था, वो हाइट थी, ठीक है? फिर आगे उसने कहना है कि फोकल लेंथ डिटरमाइन करें। अच्छा, फोकल लेंथ पूछी थी उसने, तो यहां से यहां हो गया 1। ये फोकल, एक छोटा बॉक्स कम नहीं है 2 से, तो स्मॉल बॉक्स का मतलब 0.2 था, तो 1.8, नहीं तो यहां से काउंट कर लें 1 2 3 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो हर एक की वैल्यू 0.2 है, तो 1 फुल सेंटीमीटर है यहां तक, तो 4 मतलब 0.2 ऐड करें 1.8। जिन बच्चों का मैथ ठीक है उनको जरूरत नहीं थी, इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे इन सेंटीमीटर। ड्रॉ द वर्टिकल एरो, वो कर दिया हमने। ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और फिर आगे वो इमेज भी करना है, पूरे ही कर लेते एक मरतबा। बेटा दो रेज कई तरीके से, 3 तरह की रेज होती हैं। एक होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती, ये याद रखना, ये दरमियान वाले बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है, आपने से लाइन ड्रॉ करनी है। और जो यहां से आएगी वो हमेशा बेंड करके किस में से गुजरेगी, और एक सेंटर में से गुजरेगी जो सीधी की
जहां ये रेस मिलेंगी, मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, वहां इमेज बन जाएगा। अच्छा यहाँ ना, वैसे मेरे ख्याल में रियल में शायद इधर मिले। अब मेरे से ना लाइन सीधी नहीं ड्रॉइंग, तो मुझे यहाँ आपने एक्सक्यूज कर देना, जहां ये मिले हैं वहां पर आपने एरो बना देना है, और ये दिस विल बी द इमेज। और इमेज की हाइट अगर काउंट करें तो कितनी है, यहां से यहां 1 2 3 के आगे 2 बॉक्स से 3.4। बेटा ये बिल्कुल सही नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि वैसे लाइन स्ट्रेट नहीं है। बेहतर ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल जितना भी आंसर आ गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 3 आंसर नहीं होगा इसका। खैर जाओ 1 मिनट, ये 2 है अंदर है, तो 2 से बाहर होगा, 3.6 से ऊपर होगा। तुमने मार्किंग सी में गलत देखा है जी। आगे देखिए नेक्स्ट। नहीं हाइट, अच्छा हाइट है, वो डिस्टेंस उसका ना 3 से ऊपर ही है। A 1 2 3 4, हाँ डिस्टेंस है ये, ठीक है जितना भी है भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूलर से हमारे यहाँ 3.4 आ रहा है। जो आपने एरो ड्रॉ किया इमेज के लिए, ये आपने उधर ऊपर से पॉइंट आ रहे नीचे की तरफ, तो मतलब जिस वाली साइड पर पॉइंट आ रहे हैं। नहीं बेटा, जहां रेस मिलेंगी, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है एरो से, ये एरो वाले पॉइंट से स्टार्ट किया ना, तो जहां रेस मिलेंगी वही एरो बनेगा। नहीं तो मैं कह सकता कि जैसे ये हम एरो इस तरह बना दें। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपका एरो या टिप यहां पर थी, और बेस इस सेंटर लाइन से स्टार्ट हो रही, तो इमेज की बेस भी उस सेंटर लाइन से स्टार्ट होनी, ठीक है। राइट बेटा जी। अच्छा जी, आगे कहता है लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी 3.4 आई है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 2.1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये यहां सेंटर से लेना, यहां से यहां तक दिस विल बी DI, और 3 जो उसने बताया था दिस विल बी सेंटर से लेना है DO। तो वो भी आप कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैन आई एक्सप्लेन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। बेटा रेज मिल रही है तो दिस विल बी रियल, क्यों, क्योंकि रेज वाकई ज्वाइन कर रही है, अगर ना कर रही हो तो वो वर्चुअल इमेज होती। राइट बेटा जी, क्लियर। कैन दैट बी ऑल फॉर टुडेज लेसन। अच्छा आपने क्वेश्चन पूरे पूछे नहीं है, बहरहाल अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 का एक बच्चा पूछ रहा है, पहला पार्ट वो देखें। Boat carries 1 or 2 people that high speed on water, at high speed of jet of water is forced backward out of this. The pump increases the momentum of the water, that is. Complete word equation to show relationship between the resultant force and resultant force is change in momentum divided by time. खाली फोर्स नहीं समझना, F इज इक्वल टू एम ए में और F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी में F का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। राइट, अच्छा ये क्वेश्चन वाज गुड वन, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और वर्ड में लिखना है, सिंबल में नहीं। तो मैं शेख पॉलिसी के तहत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। आगे कह रहे हैं इन 2 सेकेंड द पंप इंक्रीजेस बैकवर्ड स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। पहले कितनी थी, बाय 30। अच्छा ये बाय 30 इतना इंक्रीज किया है, इतना चेंज इन वेलोसिटी है। फोर्स बताएं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है तो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू की जगह हम डेल्टा v भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी से 30 बताया, मास है 180, 30 ओवर टाइम 2, 16 आप कर लें, 9 3 द 27, 2700 न्यूटन। यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स ऑन जेट। भाई वो वाटर जो जेट है, जो स्की है, वो उस पे लगाएगी वाटर पे,
तो वाटर उस पर लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये स्की है और ये वाटर है, ये इसको बैकवर्ड पुश करिए तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब वाटर भी इक्वल अमाउंट की फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा ऑन स्की अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा नेक्स्ट वो कहता है स्टूडेंट हैज अ मास ऑफ दिस एंड जेट स्की हैज अ मास, यूज योर डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एक मिनट नोट करना, फोर्स तो हमने ऊपर फाइंड कर ली थी, कितनी थी 2700 न्यूटन। जब मूव करने वाला मास है वो दोनों मूव कर रहे हैं, यानी यहां जो मास लेंगे ना वो 70 प्लस 280 लेंगे, दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B का पार्ट 2। अच्छा जी जेट्स आगे ये कंप्लीट कर लें। जेट्स की दिस इज द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट। तो 1/2 एम स्क्वायर, तो उसमें एम की जगह क्या रखेंगे, दोनों का मास यानी 70 प्लस 350 रख दे डायरेक्ट, और स्पीड उसने खुद ही बता दी 20 का स्क्वायर, कर लेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन कौन सा बता रहे हो आप, 3B का सेकंड पार्ट देखें, कह रहा है शोज मेड दिस प्लास्टिक मटेरियल आल्सो कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एयर बबल्स, एक्सप्लेन हाउ द एयर बबल रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू द इंसुलेशन। देखो बेटा गैसेस आर बेस्ट इंसुलेटर और वर्स्ट कंडक्टर्स, उनमें पार्टिकल्स दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स में गैप होने से क्या होगा, उनकी पार्टिकल की जो कोलिजन होती है वो कम हो जाती है, लेस चांसेस ऑफ कोलिजन। तो कंडक्शन में कैसे करते हैं वो कोलाइड करके करते हैं। सो बेटा दैट इज वाई कंडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कम हो जाएगा और हीट ट्रांसफर कम हो जाएगी, ठीक है, राइट, क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके अल्लाह के हवाले, दैट इज ऑल फॉर टुडे।